वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिनू मैम सेशन, वेलकम टू सीखे पंजाब। सो आई थिंक ऑल आर गुड। आप सब लोगों ने आज से पहले 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कर रहे हैं। आज हमारा 6 चैप्टर की टर्न है, वो है स्ट्रेट लाइंस। यानी कि हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका एक पार्ट सर्कल्स ऑलरेडी आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा कि भी हमने उसके PYQs कर लिए। तो सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पूरा कॉनिक्स, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स मिला के हमें इन टोटल हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। यानी कि अगर आप इन टोटल मानो तो आपको 8 नंबर की वेटेज इसकी बनती है। तो एक सर्कल्स का पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो। आज हम लोग स्ट्रेट लाइंस करेंगे और हम लोग देखेंगे भाई स्ट्रेट लाइन में कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पे एक आपको एज पर द न्यू पैटर्न भाई बता दिया है कि भाई मुझे जो सिलेबस में मुझे जो क्वेश्चंस पेपर में 24 शिफ्ट्स में क्वेश्चन अपीयर हुए थे वो टोटल 15 हुए थे। इसीलिए मैंने बताया कि सर्कल, स्ट्रेट लाइन और एलिप्स तीनों को मिला के 2 क्वेश्चंस एवरेज बैठती है। तो उसमें से 3 क्वेश्चंस उस टॉपिक से जो आपके सिलेबस से डिलीट हो गया, जो मेंस ने रिड्यूस कर दिया। तो भाई मेरे पास बने 12 क्वेश्चन। तो आज के सेशन में हम इन्हीं 12 क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली मेरे को भी पता चल जाएगा, मेरी आंखें खुल जाएंगी कि भाई मेरे से मेंस स्ट्रेट लाइन में कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड करता है। क्या मैं राइट ट्रैक पर हूँ या आउट ऑफ द ट्रैक ही चल रहा हूँ? कहीं मैं बिल्कुल बेसिक ही तो नहीं पढ़ी जा रहा, या फिर मैं कहीं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं कर रहा और मेंस कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मुझे वो चीजें पता चलेंगी। अभी हमारा जो आपको दिख रहा है कि भाई स्ट्रेट लाइन में जो जेई है वो किन चीजों पे फोकस करता है। तो बच्चों आपको दिखेगा जो जेई है वो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ लाइन पे फोकस करता है आपसे, और इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो आपसे ट्राइंगल्स के बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। आप सब लोगों ने ऑलरेडी, अगर मैं एक्सपेक्ट करूं तो आप सब लोगों ने ट्राइंगल्स में, मैंने भी एक रिकॉर्डिंग डाल रखा है पूरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन का, तो उसमें आप लोगों ने देखा था सर्कुम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ऐसे 5 चीजें होते हैं जिनके ऊपर जेई बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है जी। उसके बाद लोकस प्रॉब्लम पूछ लेता है कभी कभी एक आध, और एक एंगल बाइसेक्टर के बेस्ड ही 3 क्वेश्चन थे जो हमारे सिलेबस से इस बार 2024 में मेंस ने आके रिड्यूस कर दिए हैं। तो भाई वो मुझे एंगल बाइसेक्टर्स पे अभी फोकस नहीं करना है, तो मुझे फोकस करना है इन्हीं चैप्टर्स पे। ठीक है जी। चलिए फिर शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट कंसेप्ट, जिसके अंदर अगर आप देखोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा आ जाएगा। कोई एक्स वाई, आपका जो ट्राइंगल्स के बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं और लाइंस के डिफरेंट फॉर्म्स। तो भाई देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वह डायग्राम अवेलेबल है। डायग्राम आपको जेई ने नहीं दिया था, ये मैंने दिया है कि आपको कन्वीनियंस, थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई आपको क्लियर कट पता चल जाए कि डायग्राम दिखती कैसी है, जस्ट फॉर ईज ऑफ द कंसेप्ट। सबसे पहला प्रश्न कह क्या रहा था, लेट अल्फा बीटा बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। भाई ये इसको हाईलाइट कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं वो, सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं। फॉर्म्ड बाय दीज 3 लाइंस, ये तीनों लाइन से सेंट्रॉइड बना, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा माइनस बीटा से। बच्चे अगर मुझे 3 लाइंस दे रखी हैं तो मुझे ये तो क्लास 10th में ही पता चल गया था कि मैं इसका लाइन इंटरसेक्शन से इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूंगी बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको सही लगे उससे निकाल लीजिए। मेरे पास ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इन द सेम वे मेरे पास बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इन द सेम वे मेरे पास सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एग्री? तो जब आप लोग इसका सॉल्व करके तीनों का कोऑर्डिनेट बना लेंगे तो मेंस ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई आपको सेंट्रॉइड दिया, यानी कि अगर ए मेरे पास आ गया 6,8, बी मेरे पास आ गया बच्चों 5,-7 और सी के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए 1,2। अब प्रश्न ने कहा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड यानी कि तीनों का सम बाय 3। तो सेंट्रॉइड जो अल्फा बीटा दे रखा है वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 6 + 5 + 1 डिवाइडेड बाय 3, 8 - 7 + 2 डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चे आपके पास कितना बना, 12, यानी कि 4, और ये बन गया 9 10 - 7 3, 3/3 1। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 4 और बीटा की वैल्यू आ गई 1। सही है जी। जब बच्चों आपने अल्फा बीटा निकाल लिया तो मैंने देखा कि मेरा अल्फा + 2 बीटा किसके बराबर आएगा, 4 + 2 6,
और 2 अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आएगा, 8 माइनस 1 7। अब मुझे क्या निकालना है, इसके रूट्स, किस इक्वेशन के ये रूट्स है। या तो आप डायरेक्टली देख लीजिए कि जब सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम बन रहा होगा उनकी प्रोडक्ट, तो ऐसा सम जाने की 13, प्रोडक्ट जाने की 42, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए मेरे को करेक्ट आंसर दे रहा है। तो इस दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए था। और आपको लग भी रहा है कि भाई ये क्वेश्चन तो इतना मुश्किल था ही नहीं, ये तो बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन था। सेंट्रोइड तो मुझे क्लास 10th में भी पता होता है, क्या कहते हो, सही है ना। तो शुरुआत अच्छी हो गई। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड प्रश्न में उसने कहा कि अ स्ट्रेट लाइन कट ऑफ द इंटरसेप्ट ए, OA is equals to A, OB is equals to B, positive direction of X and Y axis respectively. If the perpendicular from origin O to line makes an angle 40 pi by 6, यानी कि 30 degree with positive direction of Y axis, then the area of triangle OAB is 98 by 3 root 3. तो आपको बताना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होगी। जेई ने 4 ऑप्शन मुझे दे दिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक डायग्राम मैंने फिर से बना ली कि आपने देखा कि भाई जो मेरे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो पॉजिटिव OA जो है A के बराबर है, OB B के बराबर है। और जो ये लाइन है, इसका जो आपने बोला कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर आपने कोई ड्रॉ करा, एज पर द क्वेश्चन कि भाई परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉ करा, वो पाई बाय 6 एंगल y एक्सिस के साथ बना रहा है। तो बच्चों वो जो x एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाएगा, टोटल 90 होता है। और मान लो कि भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p के बराबर है। ये परपेंडिकुलर फॉर्म, क्या इस प्रश्न को देखते आप लोगों को नॉर्मल फॉर्म में हिट करी माइंड में? तो नॉर्मल फॉर्म यानी कि परपेंडिकुलर फॉर्म क्या कहती थी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों थीटा किसके बराबर है, 60 डिग्री। तो आप बोलोगे कि x cos 60 डिग्री पाई बाय 3 प्लस y sin 60 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू p। सो बच्चों मेरे पास बना x बाय 2 प्लस रूट 3 y बाय 2 इज इक्वल्स टू p। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करूं तो x बाय 2p प्लस y बाय 2 अपॉन रूट 3p इज इक्वल्स टू 1। तो भाई लोगों यहाँ पे आप लोगों को पता चला कि ये जो है ये a के बराबर है, ये जो है वो b के बराबर है। और मेरे को जो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दे रखा है, यानी कि एरिया मुझे दे रखा है 98 बाई 3 इंटू रूट 3। तो बच्चों अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे इस एरिया का, तो हाफ आपको 2p इंटू 2 अपॉन रूट 3p, जो कि बराबर है 98 बाई रूट 3 के। सही है ना। रूट 3 से रूट 3 कटा, एक 2 से एक 2 कटा, 2 ने 49 को काटा, तो बच्चों p स्क्वायर जो है वो 49 के बराबर आ गया और p की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। अब प्रश्न ने क्या पूछा कि भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकालो। जब p की वैल्यू 7 आ गई तो बच्चों a की वैल्यू 14 आ गई और b की वैल्यू 14 बाई रूट 3 आ गई। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकालना चाहिए। यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लिए अपन को क्या करना होगा, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 196 बाई 3। तो आपको क्या करना चाहिए, 196 कॉमन, मेरे पास बना 2 बाई 3। तो अब देख लीजिए कि 196 बाई 3 यानी कि 6 टू द 12, 9 टू द 18 और 19, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर दे रहा है। क्लियर है जी। तो थोड़ा सा हम लोगों को एक तो क्वेश्चन को ध्यान से देखने की, क्वेश्चन एक्सपेक्ट क्या कर रहा है उसकी डायग्राम चाहिए, तो मुझे रफली डायग्राम बनानी है। दूसरी बात, मुझे कैलकुलेशंस ऐसे माइंड में फोकसली रखनी है कि भाई मेरे को थोड़ा टाइम सेव हो जाए, मेरे को ऑप्शन से भी चेक करना पड़ जाए, तो आई विल गो फॉर दैट कि मुझे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करनी पड़े। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 3rd नंबर। तो बच्चों अल्फा एंड बीटा इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC विद द वर्टिसेस 3, -7, -1, 2 एंड 4, 5। तो आपको बताना है कि 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60 की वैल्यू किसके बराबर होगी। एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। इस ट्राइंगल के मुताबिक अगर ये A है, ये B है और ये C है, A के कोऑर्डिनेट 3, -7 है, B के कोऑर्डिनेट -1, 2 है और C के कोऑर्डिनेट 4, 5 है। प्रश्न ने बात करी ऑर्थो सेंटर की।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, ऑर्थो सेंटर। तो भाई ये जो ऑर्थो सेंटर है ना, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, जहां पे आपके परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं। इसका मतलब अगर मैं सही सही बताऊं तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी और एक यहां से, जहां पे ये मीट करेंगे, दिस इज कॉल्ड माय ऑर्थो सेंटर। तो बच्चों उसके लिए मैं क्या करने वाली हूं बताइए। मैं क्या करूंगी, मैं स्लोप ऑफ BC निकाल लूंगी। तो इसकी स्लोप किसके बराबर आ गई, चेंज इन y 5 - 2 डिवाइडेड बाय 4 + 1, यानी कि मेरे पास बनी 3/5। फिर मैं इसकी स्लोप निकालूंगी। तो इसकी स्लोप किसके बराबर आएगी, -7 - 5 डिवाइडेड बाय 4 - 3, यानी कि -12। -7 - 5 3 - 4, यानी कि -4 + 3, तो प्लस का 12 आएगा। जब आपने इसकी स्लोप्स निकाल ली, अब आपको क्या लगेगा कि भाई जो परपेंडिकुलर था ये BM और ये AN, तो बच्चों स्लोप ऑफ BM कितनी हो जाएगी। अगर मुझे उसके बेस वाली लाइन की स्लोप पता है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, तो BM की -1/12 हो जाएगी। इन द सेम वे स्लोप ऑफ AN कितनी हो जाएगी, आपने इसकी निकाली 5 - 2 4 - +5, यानी कि 3/5, तो ये -5/3 हो जाएगी या नहीं, सही है। तो भाई जब इतनी चीज आप लोगों को पता चल गई, अब आपको क्या फोकस करना है, अब मुझे इक्वेशन बना लेनी है, इक्वेशन ऑफ AN। तो AN की इक्वेशन क्या बनेगी, y + 7 = -5/3 x - 3, ठीक है। इन द सेम वे अब आपको क्या बात करनी चाहिए, अब आपको निकालना चाहिए इक्वेशन ऑफ BM, यानी कि आपके पास बन जाएगी y - 2 = 1/12 माइनस का, और आपके पास बन गई x + 1। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा, यानी कि आपका गिवन ऑर्थो सेंटर। तो अल्फा और बीटा निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आई थिंक मुझे कैलकुलेशंस पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में कवर कर सकते हैं। क्या कहते हो, सही है? ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत सिंपल से स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आए थे। कभी C α, β बी द सर्कुम सेंटर। तो बच्चे सर्कुम सेंटर कब बनता है, जब आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात होती है ना। तो ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज 3 लाइंस, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए 3 इक्वेशंस दिए, इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से एनालाइज करिए। क्या इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 m2 -1 के बराबर है? तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि भाई एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी है, तभी तो इनसे ट्राइंगल बन रहा है। अगर ये लाइन 4x + 3y बराबर है 69 के है, तो ये वाली लाइन -3x + 4y = 17 है, और यहां से ऐसे एक लाइन कट कर रही है तीसरी, जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है x + 7y = 61। टक 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 टन 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 बजनी चाहिए कि भाई ये तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, क्योंकि 90 डिग्री थे। अगर बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि जो भी इसका सर्कुम सेंटर होगा वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। तो अगर मैं ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट निकाल लूं और इसका जो मिड पॉइंट है वो निकाल लूं, तो क्या मेरे पास सर्कुम सेंटर आ जाएगा। अब आप लोग देखिए कि आप कैसे निकालेंगे। इन दोनों लाइन से अगर मुझे निकालना है तो मुझे इससे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यानी कि 4x + 3y जो है वो 69 के बराबर है, और 4x + 28y जो है वो मेरे पास बन गया, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है 240, 244 बन गया। सब्ट्रैक्ट करा इक्वेशंस को तो ये गया, ये बना -25y, और ये बराबर हो गया, अगर 244 में से 69 माइनस कर लेते हो तो आपके पास बन जाएगा 5, 13 में से 6 गया 7 और 1,
तो भाई 175 बन गया, आपके पास बन गया 175 नेगेटिव का। तो y की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी बन गई, वो आपके पास बन गई 7। तो जब y 7 आ गई तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो जाने कि x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 61, तो x इज इक्वल्स टू 61 माइनस 49, तो आपके पास जो x है वो 12 के बराबर आ गई। इन द सेम वे आप ये वाले कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए और उनका मिड पॉइंट जब लेंगे दैट इज कॉल्ड योर सर्कमसेंटर। अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सही है, चलिए मैंने कंसेप्ट बता दिया, मोटा मोटा सा देख लेते हैं। भाई आपके पास x 12 और 7 आ गई थी, ये सबसे पहली चीज आप लोगों ने निकाली। जब दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना था, बस एक मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कहते हैं इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल if the ortho center of the triangle whose vertices is alpha beta, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे। तो बच्चे सिमिलर क्वेश्चन है कि भाई मेरे को बोला है कि एक ट्राइंगल है, मैंने ऑलरेडी आज के लेक्चर में अभी कवर करा सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां पे मेरे परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं। ठीक है जी, अगर ये पॉइंट 1,2 है, ये पॉइंट 2,3 है और ये पॉइंट 3,1 है, तो इसका ये अल्फा बीटा है ऑर्थो सेंटर। तो बच्चों आपको क्या करना चाहिए, आपको इस इक्वेशन की स्लोप निकालनी चाहिए। तो इसकी इक्वेशन की स्लोप जो है वो कितनी आएगी, y माइनस y1, 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 माइनस 1 यानी कि -2। तो इसका जो परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप, इस लाइन की जो स्लोप है वो +1/2 आ जाएगी। इन द सेम वे जब फर्दर आप डील करेंगे तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, 2 माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, तो भाई इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर। इतनी बात सही है। अब आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन। तो जो अगर ये b था ये m था, अगर ये n था ये n था, तो भाई इक्वेशन ऑफ bm किसके बराबर होगी, bm की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 3 बराबर है 2 गुना x माइनस 2। तो y माइनस 3 बराबर है 2x माइनस 4, तो आपके पास बन गया 2x माइनस y माइनस 1 बराबर है 0। ये आपकी एक इक्वेशन आई। इन द सेम वे जब आपने इक्वेशन ऑफ an निकाला, an की इक्वेशन निकाली, तो आपके पास कितना बनेगा, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 1। इट मीन्स 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, तो x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना चाहिए। इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, तो ये कैंसिल हो गया, -3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों y की वैल्यू 7/3 आ गई। ठीक है जी, y की वैल्यू 7/3 आ गई, तो 2x इज इक्वल्स टू 10/3, इसका मतलब x की वैल्यू 5/3 आ गई। तो जब आपको अल्फा पता चल गया, ये x और y का मतलब है अल्फा और बीटा, तो ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। अल्फा बीटा की वैल्यू से मैं रूट्स निकाल लूंगी, रूट से मैं इक्वेशन चेक कर लूंगी। ठीक है जी, अगर मुझे देखना भी हो तो मुझे क्या करना होगा, मुझको इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना होगा। तो देखिए मुझे करना क्या है, आपने निकाले अल्फा बीटा निकाल लिए, देखिए आपके पास ये आ गया, ये आपकी हमारी इक्वेशन आई थी। तो ये जो पॉइंट्स आपके पास बने, इसके बाद आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपको बस जो अल्फा प्लस 4 बीटा दिया है और बीटा प्लस 4 अल्फा, उनसे आपको 2 रूट्स निकाल लेने सॉल्व करके, और उससे इक्वेशन की क्या लाइन इक्वेशन थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। बस ये करना है। क्लियर है जी, क्वाड्रेटिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन जो है, थोड़ी थोड़ी आपको डायग्राम में कैलकुलेशन दिख रही होंगी, वो थोड़ा हमारे ईज के लिए और कुछ भी नहीं है। सो इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ AB BC AC, ये मुझे 3 इक्वेशंस दे रखी है जो डायग्राम पे भी हमने रिप्रेजेंट कर रखी है। लेट 2, A
ए जो है वो सेंट्रॉइड है, जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बी सी का स्क्वायर आपको निकालना है। तो बच्चे अगर जैसे कि आप लोगों ने दिखा कि भाई 3 इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगी, यानी कि मैं ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालूंगी। तो वही आप लोगों ने करा, ये 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आप लोगों के आ जाएंगे बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो जिसको सेट लगे वो कर लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सेंट्रॉइड के लिए 2, a दे रखा है, यानी कि 2 बराबर है 1 + 21a अपॉन 1 माइनस p प्लस 3p प्लस 21a डिवाइडेड बाई p प्लस 1। यहां से एक इक्वेशन बनेगी। इन द सेम वे a बराबर है -2 प्लस 21a माइनस 3 डिवाइडेड बाई p प्लस 1 माइनस 42a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2p। तो इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके आप लोगों के पास a और p की वैल्यू आ जाएगी। एग्री? जब a और p की वैल्यू आ जाएगी तो BC का बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस निकाल सकते हो, राइट? तो आपको जब 2 कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे कि B के कोऑर्डिनेट क्या हैं, C के कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लोगे। जैसे ही आपने डिस्टेंस निकाला, उस डिस्टेंस का आंसर बता देना कि उसका डिस्टेंस किसके बराबर आता है। बोलो, सही है ना? बिल्कुल क्लियर है। कैलकुलेशंस आई गेस नो रिक्वायर्ड। ये आप लोगों के पास जो मैंने बात करी, 2 इक्वेशंस बनेंगी, इनको सॉल्व करा, P और A की वैल्यू आ गई, तो आपके पास B के कोऑर्डिनेट आगे, C के आगे, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन है L1 एंड L2 पास थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट 9x + 5y = 45 between the axes. If M1 and M2 are the slopes of the lines L1 and L2, then the point of intersection of the line y = M1 + M2x with the line L lie on. तो आपको बताना है कि भाई कौन सी लाइन पे वो लाई करेंगे। तो अपन कैसे बात कर सकते हैं कि भाई क्या निकलेगा, क्या करेगा, कैसे नहीं। तो ये थोड़ा डायग्रामेटिकली अगर हम देखा जाए तो प्रश्न मेरे को ये कह रहा था कि भाई मेरे पास 2 लाइंस हैं, एक L1 है और दूसरी L2 है, दोनों ओरिजिन से पास हो रही है। तीसरी लाइन जो L है वो कुछ इस प्रकार से आ रही है जो कि 9, अगर इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो तो आपके पास बन रही है x/5 + y/9 = 1। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये 5,0 है और ये वाला पॉइंट आपका 0,9 है, और ये ट्राइसेक्ट हो रही है, यानी कि ये तीनों इंटरसेप्ट बराबर हैं। ओके, और इसकी स्लोप M1 है, इसकी स्लोप M2 है। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या वो कमेंट करके, लाइक करके ये बता सकते हैं कि भाई ये चीज जो हिट कर रही है इसका मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ। अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो क्या अगर जब A पॉइंट की बात होगी तो ये लाइन 1:2 में डिवाइड हो रही होगी, और जब B पॉइंट की बात होगी तो ये जो लाइन है वो 2:1 में डिवाइड होगी। तो क्या सेक्शन फॉर्मूला से मेरे पास A के और B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो बच्चे जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेक्शन फॉर्मूला से अगर 1:2 हो रहे हैं तो 2 × 0 + 1 × 5 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा फिर अगली बार क्या करेगा कि वो कितना बनाएगा 2,9 18 प्लस 1,5 डिवाइडेड बाई 2,5 का है जी 1,0 डिवाइडेड बाई 3। तो बच्चे आपके पास जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास बन गए 5/3,6। इन द सेम वे जब B के कोऑर्डिनेट्स मैं बनाऊंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 2 5 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3। तो बच्चों मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन गए 10/3, 9/3।
ठीक है जी, यानी कि 10/3, 3। अगर मुझे ये पता चल गए तो मैं m1 निकाल सकती हूँ। तो बच्चे m1 मेरे पास कितना आ जाएगा 6/5/3 दैट मीन्स 18/5, और जो m2 है वो मेरे पास कितना आ जाएगा 9/10। तो इतना। अब जब मेरे को ये पता चल गया m1 m2 कितनी है कि तो क्या आप m1 प्लस m2 की लाइन की इक्वेशन बना सकते हो। ये जो लाइन है आपको देखना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद लाइन L जो लाइन थी इसके साथ जो पॉइंट इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है। तो आई गेस क्वेश्चन इज सॉर्टेड नाउ। तो देखिए आपने P निकाला, Q निकाला, दोनों की स्लोप्स निकाल ली, राइट। हाँ जी, यहाँ तक सब सॉर्टेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगला प्रश्न, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते B एंड C बी द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। ये जो B और C है ना, ये 2 पॉइंट्स है किसी लाइन पे। अगर मैं बना के देखूँ ना तो y इज इक्वल्स टू -x की बात कर रहे हैं। जब y पॉजिटिव होगा x नेगेटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा। तो जब x y दोनों ऑपोजिट साइंस के चल रहे हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो मेरी लाइन है वो कुछ ऐसी है, ठीक है ना, वो कुछ ऐसी लाइन है। इस लाइन पे 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एक B और दूसरा है C। आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड A इज अ पॉइंट ऑन y - 2x सच दैट इक्वल। अगर भाई सिमेट्रिक है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई लाइन जा रही है y इज इक्वल्स टू x, ठीक है जी। और मेरी जो y - 2x अगर लॉजिकली देखा जाए तो -2x प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब xy - 1 इज इक्वल्स टू y प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 1। कुछ ऐसा इंटरसेप्ट बना रही है। तो जाने की जो तीसरी लाइन है वो कुछ ऐसी जा रही है। तो अब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो A है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है जी। तो अब जो प्रश्न ने पूछा, अब वहां जाएंगे कि भाई जो प्रश्न कह रहा है वो मेरे पास क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन ने आपको कहा कि B and C आर द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन सच दैट B and C आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स अगर ये पॉइंट यहाँ पे -t, t है तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे t, -t होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। A इज अ पॉइंट, A जो है उसके ऊपर लाई कर रहा है सच दैट ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बच्चे सबसे पहले देखिए कि y इज इक्वल्स टू x जो है सिमेट्रिक है, उसके ऊपर ही A लाई कर रहा है, प्लस आपकी जो लाइन थी y - 2x इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका y - 2x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू x का निकाल लूं तो मेरे पास A के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो भाई A के कोऑर्डिनेट अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास y - x इज इक्वल्स टू -2, -2 आ रहा है, क्लियर। तो भाई मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट -2, -2 बन गए, ठीक है। अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो डेफिनेटली ये जो है ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है तो इस पे परपेंडिकुलर भी होगी। तो अब आपको क्या करना चाहिए, बस आपको -2, 2 से ये जो ये लाइन जा रही है आपकी, ये लाइन कौन सी जा रही है, ये लाइन आपकी y + x इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसका डिस्टेंस निकाल लो, अगर आप इसका डिस्टेंस निकाल लो तो आपका काम सॉर्टेड है या नहीं। आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है ना, तो भाई कैसे करोगे आप, अगर इतना निकाल लोगे ये, या फिर आप क्या निकालने वाले हो बताओ। अगर आप इसका ये डिस्टेंस निकाल लोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा √3/4 साइड स्क्वायर। या फिर अगर मैं इसको डिस्टेंस निकाल लूँ साइड से सीधा ही तो आपके पास आ जाएगा y + y यानी कि -2 डिवाइडेड बाय √2, राइट, का मॉडुलस। यही बन रहा है बच्चों। तो भाई आपके पास जो डिस्टेंस है वो बन गया, इसका जो परपेंडिकुलर पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास बन गया 4/√2 यानी कि 2√2।
ठीक है जी। जब आपका 2√2 बना, अब मुझे पता है कि 2√2 जो है वो √3/2a के बराबर होता है, राइट। तो भाई यहाँ से a की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई, a आ गई 4√2 डिवाइडेड बाय 3। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे कि एरिया जो मेरा है वो √3/4 a² के बराबर होगा। इसका मतलब √3/4 a² मीन्स 4 × 16 × 2 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है जी। तो 4 × 16 8 डिवाइडेड बाय 3√3 आपका जो है वो एरिया बन रहा है। तो चेक करिए कि भाई कौन सी ऑप्शन सही दे रही है। भाई मेरे पास जो आया 8/√3 आ रहा है, तो भाई मेरा कहीं पे √3 ज़्यादा आ रहा है, तो वही चीज़ मुझे लुक एट करनी होगी। भाई ये √3 था, राइट, तो ये √3 था, तो √3 जाएगा तो ये मेरे को सिर्फ 3 देगा, 3 देने पे ये √3 ही देगा। तो मेरा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। तो शायद आप लोगों को हिट करा होगा। भी करा क्या है, मैंने सिर्फ a से इस लाइन y = x = 0 का क्या कर लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेरे को पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जो परपेंडिकुलर होता है वो √3/4 a के बराबर होता है। वहां से साइड निकली, साइड से सीधा ही इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया लगा दिया। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई लाइट रे एमिट्स फ्रॉम ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस। पहले जितना अगर कोई लाइट ओरिजिन से हो रही है और 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो भाई अपने आप में क्लियर है कि इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो y = 30 डिग्री बना रही है, तो x/√3 के बराबर होगी। आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन दिस रे इंटरसेक्ट द x एक्सिस, ठीक है जी। अब इसका मतलब इन दोनों का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, ठीक है जी, तो वहां से कहते हैं आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड, इस लाइन से रिफ्लेक्ट हुई, जाने कि इस लाइन से आके मिली तो सही, रिफ्लेक्ट हुई, देन दिस रे इंटरसेक्ट x एक्सिस देन द एब्सिस। तो बच्चे अगर इन दोनों से आप पॉइंट निकाल लोगे तो आप जब इसमें पुट करोगे तो x + x/√3 = 1, इसका मतलब x की जो वैल्यू है 1 + 1/√3 = 1, तो x की जो वैल्यू है वो √3/√3 + 1 आएगी, ठीक है जी। अब दूसरी बात, तो जो y की वैल्यू है वो 1/√3 + 1 आएगी, क्लियर है। अब प्रश्न ने क्या बोला, प्रश्न ने बोला कि भाई जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से इसको मीट करी, तो उसकी जो स्लोप है वो कितनी होगी, डेफिनेटली वो 1/√3 होगी। तो आप नई लाइन बना लोगे, जैसे ही आपने नई लाइन बनाई उसमें क्या है, एब्सिसा निकालना, तो y 0 कर दोगे। तो भाई देखिए ये कुछ ऐसी डायग्राम थी, डायग्राम दिखा रही हूँ, ये आपने y = x/√3 करा और ये लाइन थी, ठीक है जी। आपने क्या करा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये P निकाल लिया। जब मैंने P निकाला तो मैंने इसका फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने अपने तरीके से निकाला कि P निकल गया, ठीक है। तो P आपने निकाले, इन्होंने तो उसको रैशनलाइज कर दिया, हम लोगों ने नहीं करा। भाई जब P निकल गया उसके बाद मैंने उस क्वेश्चन को क्या करा, मैंने उस क्वेश्चन से उसका एब्सिसा 0 कर दिया, दैट्स ऑल। बस इतनी सी बात थी, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई ये 30 डिग्री बना रही है, 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मैंने इसका क्या करा, मैंने सिंपली इस लाइन से उसी एंगल से इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब कुछ लोकस के बेस्ड प्रॉब्लम्स थी हमारे पास, वो क्या थी। सबसे पहला क्वेश्चन कहते हैं पॉइंट α, 7√3/3 lies on the curve traced by the midpoint of the line segment by the line x। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई जो भी ये लाइन थी ना वो कैसी है, वो x एक्सिस ऐसे नॉर्मल फॉर्म वाली लाइन है, ठीक है जी। और अगर मैं इस लाइन की बात करूं, कहते हैं इफ द पॉइंट लाइज इन द कर्व ट्रेस्ड बाय मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट की बात है वो दे रखा है, तो बिटवीन द एक्सिस, तो किसके बराबर होगा, मुझे ये बताना है कि भाई अल्फा किसके बराबर होगा, ठीक है जी।
अल्फा की वैल्यू बता दें। तो बच्चे अगर ये लाइन दे रखी है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू 7, तो एक बार x को 0 कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 7/sin थीटा, और एक बार y को 0 कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/cos थीटा। तो इसका मतलब ये पॉइंट आ गया 7/cos थीटा, 0, और ये वाला पॉइंट आ गया 0, 7/sin थीटा। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इसके मुताबिक 0 + 7/cos थीटा का मिड पॉइंट डिवाइडेड बाय 2 जो है वो अल्फा के बराबर है। तो इसका मतलब 2 अल्फा जो है वो 7/cos थीटा के बराबर है। इन द सेम वे 0 + 7/sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 जो है वो किसके बराबर है? 7√3/3 के। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बनेगा 7/sin थीटा जो है वो 14√3/3 के बराबर है। ठीक है जी, 7 to the 14। तो बच्चों साइन थीटा की जो वैल्यू है वो √3/2 के बराबर है। इसका मतलब थीटा जो है वो मेरे पास क्लियर कट दिख रहा है कि भाई वो 60 डिग्री के बराबर है। अब 60 की वैल्यू पुट करी तो बच्चों यहाँ पे जब आप 60 पुट करोगे तो मुझे दिख रहा है कि भाई 2 अल्फा इंटू 7/1/2। इसका मतलब मेरे पास अल्फा की वैल्यू 7 आ रही है। तो चेक कीजिए कौन सी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर दे रही है। क्लियर है? अब है अगला प्रश्न। इफ आर बी अ रेक्टेंगल गिवन बाय द लाइन, ठीक है जी, ए जो है अल्फा कॉमा 0, बी जो है 0 कॉमा बीटा बी, सच दैट द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:1, देन द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइज ऑन, कहाँ पे लाई करेगा? तो बच्चे इसके लिए जो आपको एफर्ट डालना चाहिए ना वो कैसे डालना चाहिए? मैंने देखा कि भाई क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास रेक्टेंगल है, एक लाइन x = 0 है, यानी कि ये x = 0 लाइन है, एक लाइन x = 2 हो गई, दूसरी y = 0 लाइन है, और एक y = 5 हो गई। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास 5 के बराबर हो गया और ये डिस्टेंस 2 के बराबर हो गया। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन ने मुझे अल्फा बीटा सच दैट डिवाइड्स द एरिया। अब अल्फा बीटा यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे ए है जो कि 0 अल्फा कॉमा 0 है, और यहाँ पे बी है जो कि 0 कॉमा बीटा है। आपको निकालना है इसका लोकस, आपको निकालना है इसका लोकस। किसका जी? लोकस। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आपको बताना है कि जो ए बी का मिड पॉइंट है वो किसके ऊपर लाई करेगा। मान लो इसका मिड पॉइंट जो है वो h, k है। तो सबसे पहले जो मेरे को दिखेगा, क्वेश्चन ने दिया है कि भाई ये जो लाइन है ए बी वो 4:1 में, सच दैट ए बी डिवाइड्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4:1, जो 4:1 में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब जो विदाउट एरिया है ये शेडेड वाला, इसको क्या आप लिख सकते हैं 10 - एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि अल्फा बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय ट्राइंगल का एरिया अल्फा बीटा बाई 2, जो कि बराबर है 4/1 के। तो 20 - अल्फा बीटा जो है वो 4 अल्फा बीटा के बराबर हो गया, 5 अल्फा बीटा जो है वो 20 के बराबर हो गया। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 4 के बराबर हो गई। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ देखिए, भाई अल्फा + 0/2 जो है वो h के बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू 2h हो गई। सिमिलरली बीटा की वैल्यू 2k हो गई। तो 4 मेरे पास बन गया h, k जो है वो 4 के बराबर है। इसका मतलब h, k 1 के बराबर हो गया x × y 1। सो देयरफॉर जब x × y 1 आता है तो वो कौन सी शेप को रिप्रेजेंट करता है? वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई मेरा सही उत्तर अल्फा हाइपरबोला आएगा। क्लियर है? एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, जो हमारा अभी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आना है। ठीक है जी। तो
ये 2023 में लास्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था? इफ लेट द इक्वेशन ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बच्चे कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, इसकी दो एडजेसेंट साइड दे रखे, मान लो ये 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 23 के बराबर है और ये 5x प्लस 4y बराबर है 23। सो इफ द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल, एक डायगोनल की भी इक्वेशन दे दी मुझे और वो डायगोनल दे रखा है 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 23, देन द डिस्टेंस फ्रॉम A फ्रॉम अदर डायगोनल D इज D। तो भाई अगर ये A पॉइंट था, ये B था, ये C था और ये D था, ये जो आपका दूसरा वाला डायगोनल है इसका इससे डिस्टेंस D है, ठीक है। तो मुझे बताना है कि 50 D स्क्वायर किसके बराबर होगा। बच्चों क्या आप लोग वेरी फर्स्ट स्टेप देखिए, अगर इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, अगर इस डायगोनल और इस लाइन का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और अगर इस लाइन और डायगोनल का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। एग्री? तो भाई अगर मैं कोऑर्डिनेट चेक करूं अपनी गिवन डायग्राम से तो आप लोगों के पास ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 3। नोटेड? तो भाई जब ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ गई, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? मान लो मेरे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब मुझे पता है कि भाई जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि अगर मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूं तो ये पॉइंट मेरे पास कितना निकलेगा? अगर देखा जाए तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला -4 + 3/2 तो -1/2 निकला और 7/2। तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए और इसी का तो A से डिस्टेंस निकालना है। तो भाई A पॉइंट से और इसका डिस्टेंस, तो D बराबर है √D² ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो D² कितना आएगा बच्चों? -4 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 7/2 का होल स्क्वायर। तो आप लोगों के पास बना 7/2 का होल स्क्वायर नेगेटिव में प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 49/4 प्लस 10/4, राइट? तो आपके पास बन गया 49 + 10 नहीं, आपके पास बना 9/4 और 49 + 10 59 होता तो एक माइनस कर लिया तो 58/4। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला था कि मुझे एज पर द क्वेश्चन 50D² निकालना है, यानी कि 50D²। तो भाई 50 × 49 58/4 तो ये करेगा 225 और ये 2 से 2 to the 4, 2 9 18। तो भाई अगर 25 को 29 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, यानी कि अगर मैं इसको और सोचूं तो मैं 25 को 30 - 1 कर लूंगी तो 750 - 1 यानी कि मेरा 25। तो 750 में से 25 माइनस करेंगे तो लॉजिकली मेरे पास कितना आएगा? 725। तो मेरा इसका करेक्ट आंसर 725 होगा। बोलो। तो ये थे कुछ जेई के 2023 के मेरी स्ट्रेट लाइन के PYQs। अभी मैंने आपको बताया कि भाई एक टॉपिक था एंगल बाइसेक्टर्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर अप होती थी। पहले इक्वेशन निकालते थे, फिर उसके बाद ये देखते थे कि भाई ये एक्ट्यूज है या एक्यूट है, ये कहाँ लाई कर रहा है। तो वो सब मेरे सिलेबस से हट गया है। जिनको चाहिए दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो। तो ये 2-3 क्वेश्चन इसी के बेस पे पूछे गए थे, राइट बच्चों? तो ये हमारा आज का कवर था कि भाई हमने स्ट्रेट लाइन में अगर आज देखे तो कितने क्वेश्चंस कवर अप कर लिए। तो मैंने जो कवर करे वो थे मेरे पास 12 क्वेश्चन, 15 टोटल थे, 12 मेरे करंट सिलेबस के थे। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लॉजिकली इसके बाद कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद फिर हम डिफरेंशियल कैलकुलेशन पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक सबको समझ आया, मज़ा आया? तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर करिए, ताकि भाई सब बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में पैराबोला के साथ। तब तक थैंक यू, बट डोंट बी कैजुअल, बस पढ़ते रहिए, मतलब स्टॉप ही नहीं होना है रिवीजन, क्योंकि बार बार रिवाइज करना ही अल्टीमेट गोल है IIT जाने का। तो हमारा गोल सिर्फ IIT है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।